morning to all of you. Welcome in Cosy Classes. आज जो है अपना टॉपिक है वो है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो देखो, सबसे पहले जो है अपने को ये पता होना चाहिए कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है? तो देखो, स्टार्टिंग में अपन ने पहले सिंगल स्टेज एम्पलीफायर स्टडी किया था। तो बेसिक एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर क्या करता है? वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, यानी गेन को इंक्रीज करता है। लेकिन जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जो होता है उसने जो गेन को इंक्रीज किया वो सफिशिएंट नहीं होता। तो उस गेन को अपने को और ज़्यादा इंक्रीज करना है, तो अपन क्या करते हैं, मोर देन वन स्टेज को कनेक्ट करेंगे एक के बाद एक। ये जो है इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। देखो क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन द आउटपुट ऑफ ए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज यूजुअली insufficient through it is a voltage or power amplifier, hence they are replaced by multi-stage ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब आगे देखो, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट होता है वो सेकंड स्टेज का इनपुट होता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों को कपलिंग डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर the output of first stage is coupled to the input of next stage using a coupling device। मतलब दो स्टेज को कपलिंग डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, these coupling devices can usually be capacitor और a transformer। कपलिंग डिवाइस में अपन कैपेसिटर भी यूज ले सकते हैं और ट्रांसफॉर्मर भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मोर देन वन स्टेज यानी एक से अधिक स्टेज जो हैं उनको कनेक्ट करते हैं, तो वो कनेक्ट करते हैं उसको कैस्केडिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस, देखो कैस्केडिंग क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू और मोर एम्पलीफायर स्टेज यूजिंग ए कपलिंग डिवाइस कैन बी कॉल्ड एज कैस्केडिंग। ठीक है, तो कैस्केडिंग क्या है, मोर देन वन स्टेज को कनेक्ट करना, किसके थ्रू, कपलिंग डिवाइस के थ्रू, क्या कहलाएगा, कैस्केडिंग कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ये डायग्राम शो किया गया है, ये टू स्टेज एम्पलीफायर शो किया गया है। देखो इसमें क्या है, ये फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर है, ये सेकंड स्टेज है, इन दोनों को कपलिंग डिवाइस से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज है उसका गेन क्या है, उसका गेन अपन ने ले लिया AV1, सेकंड स्टेज का क्या है AV2। तो ओवरऑल इस एम्पलीफायर का गेन क्या होगा, इसका गेन जो होगा वो इंडिविजुअल स्टेज के गेन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। देखो क्या है, ये लिखा हुआ है, द ओवरऑल गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेज, यानी AV ओवरऑल गेन हो गया, ये क्या होगा AV1 मल्टीप्लाई बाई AV2। ओके, अगर इस प्रकार से, ये तो टू स्टेज है, अगर अपन n स्टेज लेते हैं तो n स्टेज में क्या आएगा, n स्टेज में ये n स्टेज का गेन आ जाएगा AV इक्वल्स टू AV1 इंटू AV2 इंटू AV3 अप टू AVN तक। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, बेसिक पर्पज ऑफ कपलिंग डिवाइस, कपलिंग डिवाइस का बेसिक पर्पज क्या होता है। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कपलिंग डिवाइस क्या यूज में लेते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था, कैपेसिटर या ट्रांसफॉर्मर को या अपन डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, कपलिंग डिवाइस में यूज लेते हैं। तो देखो क्या करता है, कपलिंग डिवाइस क्या करता है, टू ट्रांसफर द AC फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज, टू ब्लॉक द DC टू पास फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। देखो क्या हुआ, कपलिंग डिवाइस का फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट क्या होता है AC, उसको सेकंड स्टेज में ट्रांसफर करते हैं, किससे, कपलिंग डिवाइस से। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज में अपन ने जो बायसिंग लगा रखा है, बायसिंग वोल्टेज लगाई है,
उससे डीसी भी तो जा सकता है सेकंड स्टेज में, तो उस डीसी को ब्लॉक कौन करता है, उसको कपलिंग डिवाइस ब्लॉक करता है। तो कपलिंग डिवाइस क्या करता है, विच मीन्स टू आइसोलेट द डीसी कंडीशन, ये डीसी कंडीशन को आइसोलेट करने के लिए यूज में लेते हैं। कपलिंग जो है बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आरसी कपलिंग, सेकंड डायरेक्ट कपलिंग, थर्ड क्या है, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। ठीक है, अब देखो आरसी कपलिंग जो है, अगर अपन ने क्या किया, आरसी कपलिंग यूज में ली गई है तो वो आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। ठीक है, देखो तो 2 स्टेज आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम शो किया गया है। तो सबसे मोस्टली जो यूज में ली जाती है वो यही कपलिंग यूज में ली जाती है। दिस इज द मोस्टली यूज मेथड ऑफ कपलिंग formed using simple resistor capacitor combination. The capacitor which allow AC, कैपेसिटर AC को अलाउ करता है, एंड ब्लॉक DC, DC को क्या करता है, ब्लॉक करता है, इज द मेन कपलिंग एलिमेंट यूज्ड हियर। अब देखो कपलिंग कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है, मैंने बताया था कपलिंग कैपेसिटर क्या करेगा, DC को ब्लॉक करेगा, AC को पास करेगा। द कपलिंग कैपेसिटर पास द AC फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वन स्टेज to the input of its next stage while blocking the DC component from DC bias voltage to affect the next stage। देखो सर्किट डायग्राम से अपन समझते हैं क्या पूरा प्रोसेस है। देखो अपन ने क्या है इसमें, फर्स्ट पहले अपन ये फर्स्ट स्टेज देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज में लिया गया है, दोनों में ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। R1 R2 जो है ये बायसिंग नेटवर्क है, ये बाईपास कैपेसिटर कहलाता है। ये जो कैपेसिटर है सी इन, CC और CC, ये कपलिंग कैपेसिटर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है बायसिंग वोल्टेज है VCC जो बायसिंग प्रोवाइड करवाती है दोनों ट्रांजिस्टर को। यहाँ पे अपन ने वीक सिग्नल इनपुट अप्लाई किया है, यहाँ पे अपन आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, जब वीक सिग्नल यहाँ से अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ट्रांजिस्टर क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करता है और यहाँ पे अपने को एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है आउटपुट में। ठीक है, तो वो सिग्नल यहाँ से AC है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से अपने पास यहाँ से जो है DC भी आ सकता है। तो ये कैपेसिटर का फंक्शन ये है, AC को पास करना, DC को ब्लॉक करना। तो जो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो सेकंड स्टेज के किस में दे रहा है, इनपुट में दे रहा है। ठीक है, ये फाइनली उसको एम्पलीफाई करके यहाँ पे अपने को आउटपुट में मिल जाएगा। ओके, तो क्या हुआ, गेन इंक्रीज हो गया, इसका सिग्नल जो है ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया। नेक्स्ट देखो, द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट हैज़ टू बी नोटेड हेयर इज दैट द total gain is less than the product of the gain of the individual stage। देखो क्या होता है, अपन प्रीवियस में वापस स्लाइड में जाते हैं। मैंने जस्ट अभी बताया कि टोटल गेन जो होता है दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, लेकिन अभी जो मैंने बताया है कि जो टोटल गेन होता है वो प्रोडक्ट से कम होता है। क्यों कम होता है, देखो क्या होता है, सेकेंड स्टेज का जो आउटपुट इमिडेंस होता है और फर्स्ट स्टेज का इनपुट इमिडेंस होता है, दोनों पैरेलल में होते हैं, जो संटिंग इफेक्ट कहलाता है। उस संटिंग इफेक्ट के कारण फर्स्ट स्टेज का गेन रिड्यूस हो जाता है, जिससे ओवरऑल जो गेन होगा वो प्रोडक्ट से कुछ कम होगा। ओके, ठीक है, तो ये एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकिन देखो सेकेंड स्टेज का गेन जो है वो अनचेंज रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। अब फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व में अपन फ्रीक्वेंसी और गेन इन डीबी इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व। अब देखो सामने देख के पता चल रहा है, यहाँ देखिए ये फ्रीक्वेंसी है अपने पास और यहाँ पे एक्स एक्स पे अपन ने क्या ले लिया, फ्रीक्वेंसी ले लिया, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया अपन ने, वोल्टेज गेन ले लिया डीबी में। ठीक है, तो पूरी फ्रीक्वेंसी को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 0 से 50 हर्ट्ज लो फ्रीक्वेंसी, 50 to 20 किलो हर्ट्ज मिड फ्रीक्वेंसी, अबो 20 किलो हर्ट्ज हायर फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। तो देखो क्या, देखो पहले तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देख के ही पता चल रहा है अपने को, लो फ्रीक्वेंसी जो है इस पे गेन क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मिड फ्रीक्वेंसी में गेन क्या है, कांस्टेंट है, और हायर फ्रीक्वेंसी में वापस से क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो ये क्यों होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले लो फ्रीक्वेंसी में, तो देखो एट लो फ्रीक्वेंसी द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देखो सबसे पहले याद करो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC = 1/ωc
यानी लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, यानी XC इक्वल्स टू 1/2πfc, यानी XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। अगर f जितना कम होगा XC उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी पे इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, हाई होता है। एट लो फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस इज टू हाई। ठीक है, तो द रिएक्टेंस ऑफ इनपुट कैपेसिटर सी इन एंड द कपलिंग कैपेसिटर आर सो हाई that only small part of the input signal is allowed. The reactance of the emitter bypass capacitor C is also very high during low frequency, hence it cannot shunt the emitter resistance effectively. With all factor the voltage gain fall at low frequency. देखो क्या है, अपन इसकी प्रीवियस सर्किट डायग्राम पे चलते हैं। देखो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी पे क्या है, सी इन कैपेसिटर CC, ये जो होते हैं इनका कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत हाई होता है। हाई होने के कारण क्या करते हैं, ज़्यादा सिग्नल को पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो ये बाईपास कैपेसिटर है, इसका रिएक्टेंस हाई होने के कारण इसका बाईपास फंक्शन भी नहीं होगा, तो इस कारण से जो गेन जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट आते हैं मिड फ्रीक्वेंसी पे। तो एट मिड फ्रीक्वेंसी कितना था, 50 to 20 किलोहर्ट्ज। देखो क्या होगा, द वोल्टेज गेन ऑफ कैपेसिटर इज मेंटेन कांस्टेंट इन दिस रेंज। देखो अपन ने ग्राफ में देखा था, इस रेंज में जो गेन था वो कांस्टेंट था। क्यों था, देखो इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई तो जो कपलिंग कैपेसिटर है उनका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, CC डिक्रीज, विच टेंड्स टू इंक्रीज द गेन। CC डिक्रीज होगा, ज़्यादा सिग्नल पास होगा, गेन इंक्रीज होगा। बट दिस लोअर कैपेसिटेंस रिएक्टिव इंक्रीज द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। लेकिन जो कपलिंग कैपेसिटर है उसके कारण लोडिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लोअर कैपेसिटेंस रिएक्टिव इंक्रीज द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज बाय विच देयर, जिसके कारण जो है गेन रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो एक तरफ इंक्रीज हुआ, दूसरी तरफ डिक्रीज हुआ, फाइनली गेन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू दीज टू फैक्टर द गेन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो हाई फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी यानी अबोव 20 किलोहर्ट्ज, तो वी नो दैट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज लो। फ्रीक्वेंसी हाई है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, लो होगा। सो ए कैपेसिटर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा एट हाई फ्रीक्वेंसी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज इंक्रीज। नेक्स्ट स्टेज की लोडिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण गेन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अलोंग विद दिस, एज द कैपेसिटेंस ऑफ emitter decrease, it increase the base current of the transistor, due to which the current gain beta reduce, hence the voltage gain fall at high frequency। तो इसके कारण भी वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है हाई फ्रीक्वेंसी पे हो गया अपना। अब जो है RC कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो जो द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ RC एम्पलीफायर प्रोवाइड्स कांस्टेंट गेन ओवर ए वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। देखो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में गेन क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए इसका मोस्टली यूज जो है ऑडियो एप्लीकेशन में करते हैं। तीसरे नंबर पे इसमें जो है कंपोनेंट रजिस्टर और कैपेसिटर यही यूज में आए हैं, ज़्यादा कंपोनेंट यूज में नहीं आए, इसलिए ये जो है चीप होता है, सस्ता होता है, इसकी कॉस्ट जो होता है बहुत कम होती है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज पे चलते हैं। द वोल्टेज एंड पावर गेन आर लो बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस। देखो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज और पावर गेन क्या हो जाता है, लो, ये डिसएडवांटेज है। इसमें क्या है, नॉइस इज, जैसे जैसे एज ज़्यादा होगी तो नॉइस ही होता जाएगा, नॉइस ज़्यादा होगा। जो मेन डिसएडवांटेज है वो है इसकी जो इम्पीडेंस मैचिंग जो होती है वो पुअर होती है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं अपन इसका एप्लीकेशन जो है मोस्टली आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को अपन वोल्टेज एम्पलीफायर में यूज लेते हैं, ठीक है, ड्यू टू किस में लेते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर में, ठीक है। अब देखो इम्पीडेंस मैचिंग पुअर होती है, ठीक है, किसके कारण होती है, ये संटिंग इफेक्ट के कारण होती है, लोडिंग इफेक्ट के कारण होती है। तो इस इम्पीडेंस मैचिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं अपन, जो कैपेसिटर लिया था कपलिंग में उसको रिमूव करके क्या यूज में लेंगे, ट्रांसफॉर्मर यूज में लेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर यूज में लेके जो एम्पलीफायर बनेगा उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। तो देखो ट्रांसफॉर्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, डिप्लोमा एग्जाम है, बीटेक एग्जाम है, वो सारे मैंने कवर किए हैं, और जो अपन ने थ्योरी किया है उसी में से सारे हैं। तो तुम लोग जो है अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तुम लोगों ने तो ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आरसी कपलिंग इज यूज्ड फॉर, जस्ट मैंने बताया था आरसी कपल्ड एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर में यूज लेते हैं, तो क्या कहलाता है ये, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज, आंसर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन एन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन ओवर मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। तो देखो पिछली स्लाइड में जाओ और जो है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखो, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में गेन क्या है, कांस्टेंट है, तो आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा ये। थर्ड क्वेश्चन देखो, एन एडवांटेज ऑफ आरसी कपलिंग स्कीम इज, तो गुड इम्पीडेंस मैचिंग गलत है क्योंकि इसकी पुअर इम्पीडेंस मैचिंग है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा नहीं होती इसकी, इकोनॉमी की अगर दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल सही है, ये इकोनॉमी है, तो आंसर सेकंड आएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है, इन एन आरसी कपलिंग स्कीम द कपलिंग कैपेसिटर सीसी मस्ट बी लार्ज इनफ, ठीक है, लार्ज इनफ। अब सीसी जो है अपन लार्ज क्यों लेते हैं कपलिंग कैपेसिटर, टू पास डीसी बिटवीन स्टेज, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, नॉट टू एटीन्यूट द लो फ्रीक्वेंसी, टू डिसिपेट हाई पावर, नन ऑफ अबव, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सेकंड आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, आरसी कपलिंग इज नॉट यूज टू एम्पलीफाई एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी बिकॉज, देखो क्यों, अगर अपन लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करना है तो जो कपलिंग कैपेसिटर यूज में लिए गए हैं उनका साइज बड़ा लेना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा इसमें, आंसर आएगा थर्ड, इलेक्ट्रिकल साइज ऑफ कपलिंग कैपेसिटर बिकम वेरी लार्ज। क्वेश्चन नंबर 6, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, इनिशियल स्टेज में आरसी कपलिंग यूज में लेते हैं, तो अपना आंसर 1। नेक्स्ट है, the total gain of a multi-stage amplifier is less than the product of the gain of individual stage due to, देखो मैंने जस्ट अभी बताया अपने 2 स्टेज एम्पलीफायर यूज में लिया, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट इम्पीडेंस जो है सेकंड स्टेज के इनपुट इम्पीडेंस के साथ पैरेलल में आ जाता है, जिसके कारण क्या है, संटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और उस संटिंग इफेक्ट के कारण सेकंड स्टेज जो फर्स्ट स्टेज का जो गेन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये किसके कारण हुआ, संटिंग या लोडिंग इफेक्ट के कारण, तो लोडिंग इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जो है रिमार्क कर लेना, ओके। नेक्स्ट, अब आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो है क्या होता है उसका डायग्राम स्टडी कर लिया, उसका वर्किंग कर लिया अपन ने, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व कर लिया, एडवांटेज कर ली, डिसएडवांटेज होगी, एप्लीकेशन हो गया। अब नेक्स्ट जो है उसकी ड्रॉबैक क्या थी, डिसएडवांटेज था कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो है उसका इम्पीडेंस मैचिंग पुअर होता है, तो इम्पीडेंस मैचिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो कपलिंग डिवाइस है वो अपन ने ट्रांसफॉर्मर यूज में लिया है, तो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग डिवाइस यूज में लेते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। क्या है, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। देखो सर्किट में देखो बाकी सारा सेम है, जो कपलिंग डिवाइस था वो अपन ने क्या ले लिया, ट्रांसफॉर्मर यूज में ले लिया। तो अपन ने क्या किया, जो फर्स्ट स्टेज था
उसका कलेक्टर आरसी को रिप्लेस किया, ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी वाइंडिंग लगा दिया, ठीक है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग से इसका फर्स्ट स्टेज का आउटपुट जो है सेकंड स्टेज का क्या है, इनपुट है। आउटपुट में भी अपन क्या लिया है, ट्रांसफॉर्मर के अक्रॉस में लेना है, ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट किया है। देखो, द एम्पलीफायर सर्किट इन विच द प्रीवियस स्टेज इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट स्टेज यूजिंग ए कपलिंग ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर कपलिंग एम्पलीफायर। ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, समझ गए। देखो क्या लिखा है, द प्रीवियस स्टेज इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट स्टेज यूजिंग ए कपलिंग ट्रांसफॉर्मर। देखो, प्रीवियस स्टेज जो है नेक्स्ट स्टेज से किससे कनेक्ट है, कपलिंग ट्रांसफॉर्मर से, ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मर कपलिंग प्रोवाइड गुड इम्पिडेंस मैचिंग। तो देखो, जो आरसी कपल्ड की ड्रॉबैक थी वो रिमूव हो गई ना, good impedance matching between the stage of the amplifier. The transformer coupling amplifier is generally used for power amplification. देखो, RC coupled amplifier वोल्टेज एम्पलीफायर था, इसको क्या बोलते हैं, पावर एम्पलीफायर, याद कर लेना। अब अपन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखते हैं। तो देखो, इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखो, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज गेन डीबी दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है इसका पुअर होता है, एक्सीलेंट नहीं होता है। देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स दिखाया गया है इसमें। देखो, द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज कॉन्स्टेंट ओनली फॉर स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए देखो यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट है, बाकी वेरी कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एट लो फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी बिगिन टू फॉल रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन गेन। एट हाई फ्रीक्वेंसी द कैपेसिटेंस बिटवीन टर्न ऑफ वाइंडिंग एक्ट एज ए बाईपास कंडेंसर टू रिड्यूस द आउटपुट वोल्टेज हेंस गेन, ठीक है। तो ये जो है इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व क्या, डायरेक्ट याद कर लेना, पुअर होता है इसका, ओके। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर की एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। तो एडवांटेज, सबसे फर्स्ट और मोस्ट जो मेन एग्जाम एडवांटेज है वो होता है इसका इम्पिडेंस मैचिंग एक्सीलेंट होता है, एक्सीलेंट इम्पिडेंस मैचिंग। इम्पिडेंस मैचिंग एक्सीलेंट है तो ये एफिशिएंट भी होता है, ठीक है। गेन एक्सीड इज हायर, हायर गेन प्राप्त होगा, एफिशिएंट होगा। देयर विल बी नो पावर लॉस इन कलेक्टर एंड बेस रजिस्टर, कलेक्टर और बेस रजिस्टर पर पावर लॉस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज क्या है, देखो डिसएडवांटेज सबसे पहला फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पुअर होता है। सेकंड, इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन हायर होता है। तीसरा, नॉइस भी जनरेट होता है, कॉस्टली भी होता है, बल्कि भी होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर लगने से उसकी साइज और कॉस्ट दोनों पे इफेक्ट पड़ गया। एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन तो यही हो गया, इम्पिडेंस मैचिंग के पर्पज से यूज में लेंगे। सेकंड हो गया पावर एम्पलीफिकेशन में यूज लेंगे। थर्ड हो गया यूज इन एप्लीकेशन जहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की नीडेड होती है, वहाँ ट्रांसफॉर्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज में लेते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर पे कौन कौन से क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं वो स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन। देखो, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग से अपन पावर एम्पलीफाई करते हैं, तो आंसर हो गया पावर। ब्लैंक कपलिंग प्रोवाइड द मैक्सिमम वोल्टेज गेन, मैक्सिमम वोल्टेज गेन भी ट्रांसफॉर्मर कपलिंग ही देता है। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग प्रोवाइड हाई इफिशिएंसी बिकॉज, हाई इफिशिएंसी क्यों देता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग इज जनरली एम्प्लॉयड व्हेन लोड रेजिस्टेंस क्या हो, स्मॉल हो, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कपलिंग यूज में लिया जाता है। द फाइनल स्टेज, देखो जो इनिशियल स्टेज होता है उसमें आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यूज में लेते हैं और फाइनल स्टेज में ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर यूज में लेते हैं, ठीक है। द ईयर इज नॉट सेंसिटिव टू, ईयर जो है फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन के लिए सेंसिटिव नहीं होता, आंसर आएगा फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन। इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वी यूज ब्लैंक ट्रांसफॉर्मर फॉर इम्पिडेंस मैचिंग, तो इम्पिडेंस मैचिंग के लिए हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज में लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो इसमें कौन सा लेंगे, स्टेप डाउन। द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या होता है, पुअर होता है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना आता है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है।
तो देखो अपन ने जो है जस्ट अभी ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर स्टडी किया था। ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर जो था उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पुअर होता है, इम्पीडेंस मैचिंग तो एक्सीलेंट होती है। तो अब अपन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एम्पलीफाई करना है तो क्या करेंगे। तो देखो द अदर टाइप ऑफ कपलिंग एम्पलीफायर, डायरेक्ट एम्पलीफायर में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों को बिना किसी कपलिंग डिवाइस के डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो क्या है, द अदर टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज द डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर विच इज स्पेशली यूज टू एम्पलीफायर लोअर फ्रीक्वेंसी। ये लोअर फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के यूज में आता है। सच एज एम्पलीफाइंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट और थर्मोकपल करंट। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का ये सर्किट डायग्राम शो किया गया है। सर्किट डायग्राम देखते हैं। डायरेक्ट कपल्ड एज नो कपलिंग डिवाइस आर यूज्ड, द कपलिंग ऑफ द एम्पलीफायर स्टेज इज डन डायरेक्टली, हेंस कॉल्ड एज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। देखो इसमें अपन ने ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, दोनों स्टेज को डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है, इसलिए इसको डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। देखो अपन ने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा हाई होगा, हाई का मतलब इनफाइनाइट होगा। तो जो अपन ने बाईपास कैपेसिटर हैं, बाईपास कैपेसिटर अपन ने कनेक्ट नहीं किए गए हैं। देखो बाईपास कैपेसिटर यहाँ पे भी कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व देखो, द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व इज फ्लैट अप टू अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2, above this the gain decrease due to the inter electrode capacitance of the device and wiring capacitance। देखो क्या है, जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 है यहाँ तक तो गेन क्या रहा, कांस्टेंट रहा है। ठीक है, इसके बाद गेन फॉल हो रहा है। तो गेन फॉल किस रीजन से हुआ है ये याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा भी गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस ऑफ डिवाइस एंड वायरिंग कैपेसिटेंस के कारण जो है ये गेन फॉल होगा। ठीक है, अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व जो होता है बेस्ट होता है। ठीक है, एडवांटेज में चलते हैं। द सर्किट अरेंजमेंट बिल्कुल सिंपल है, देखो कुछ ज़्यादा कंपोनेंट यूज में नहीं लिए गए हैं। इज सिंपल बिकॉज ऑफ मिनिमम यूज ऑफ रजिस्टर। अगर मिनिमम यूज ऑफ रजिस्टर, कंपोनेंट कम है तो कॉस्ट भी कम होगा, बल्कि भी नहीं होगा। द सर्किट इज ऑफ लो कॉस्ट बिकॉज ऑफ द अबव ऑफ एक्सपेंसिव कपलिंग डिवाइस। कपलिंग डिवाइस अपन ने यूज में नहीं लिया है। ठीक है, अब इसकी ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक फर्स्ट तो यही होगी, ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, इसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई में यूज नहीं लेते। द ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो है क्या होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट जो है शिफ्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन में, लो करंट एम्पलीफिकेशन में यूज लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द बेस्ट फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इज ऑफ डायरेक्ट कपलिंग और पुअर क्या, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। ठीक है, व्हेन ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज टू एम्पलीफायर डीसी सिग्नल देन वन मस्ट यूज। देखो डीसी का मतलब हो गया लो फ्रीक्वेंसी, तो लो फ्रीक्वेंसी में कौन सी कपलिंग यूज लेते हैं, डायरेक्ट कपलिंग यूज लेते हैं। तो क्या आएगा, डायरेक्ट कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बैंडविड्थ ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज दैट ऑफ मल्टी स्टेज। देखो मल्टी स्टेज यानी कैस्केडिंग करने के बाद एम्पलीफायर की बैंडविड्थ रिड्यूस होती है। ठीक है, तो द बैंडविड्थ ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज मोर देन, क्या आएगा, मोर देन। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की बैंडविड्थ क्या होती है, मोर होती है। क्यों होती है वो देखो बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ BW इक्वल्स टू FH माइनस FL, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब अपन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज लेते हैं तो क्या होता है, देखो इन मल्टी स्टेज FLN इज ऑलवेज ग्रेटर। लो फ्रीक्वेंसी जो है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। FHN इज ऑलवेज लेस देन। जब ये डिक्रीज होगी तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो क्या है, सो द बैंडविड्थ ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज ऑलवेज लेस देन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की बैंडविड्थ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से कम होती है। ठीक है, अब देखो अब अपने पास एक तो वोल्टेज गेन हो गया, एक करंट गेन हो गया, एक पावर गेन हो गया।
तो वोल्टेज गेन फाइंड आउट करते हैं अपन, तो वोल्टेज गेन डीबी में फाइंड आउट करें। जब वोल्टेज गेन को डीबी में कन्वर्ट करते हैं तो ए वी इक्वल्स टू 20 log ए वी, है ना, 20 log ए, ठीक है। करंट गेन में भी 20 आएगा, जबकि पावर गेन में आएगा 10 log ए पी। ये याद कर लेना, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। सपोज करो अपने पास जो है एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, सपोज करो अपने पास जो एम्पलीफायर है उसका गेन है 100, उसको डीबी में चेंज करना है। वोल्टेज गेन कितना है 100, डीबी में चेंज करना है, तो क्या आएगा 20 log 100, 100 यानी 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। log 10 की वैल्यू 10 की 1 होती है, 20 इंटू 1 20 dB। 1000 का मतलब 10 टू पावर 3 यानी 10 इंटू 3 क्या आ जाएगा 30 dB, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए करंट एम्पलीफिकेशन ऑफ 1000 इज ए गेन ऑफ, कितना है 1000 है, करंट एम्पलीफिकेशन कितना आएगा 20 log ए, तो 20 log 1000 यानी 10 की पावर 3 इधर आएगा, 23 जा 60 dB, कितना हो जाएगा 60 dB। सेकेंड क्वेश्चन, ए गेन ऑफ 10 लाख स्टेम्स इन पावर इज एक्सप्रेस बाय, तो देखो पावर में क्या होता है 10 log ए, तो 10 की पावर कितना हो गया 3 और 3 6, 10 की पावर 3 6 हो गया, तो 6 इधर आएगा, तो 6 log 10 की वैल्यू 1, ठीक है। तो 10 था 60, कितना आ जाएगा 60 dB आ जाएगा। इफ ए 3 स्टेज एम्पलीफायर हैज इंडिविजुअल स्टेज गेन ऑफ 10 dB 5 dB 12 dB देन टोटल गेन इन dB। देखो अगर अपने को गेन मान लो अपने को दे रखा है 3 स्टेज एम्पलीफायर है, उनका गेन है A1 A2 A3, तो गेन फाइंड आउट करो, तो गेन A इक्वल्स टू A1 मल्टीप्लाई बाई A2 मल्टीप्लाई बाई A3। लेकिन यदि dB में दे रखा है तो इंडिविजुअल स्टेज के गेन के सम के बराबर होगा। तो देखो A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 dB प्लस 5 dB प्लस 12 dB, कितना हो गया 27 dB, क्या आएगा 27 dB, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, द लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टेज दैट कैन बी डायरेक्टली कपल्ड इज लिमिटेड। देखो क्या होता है कि अपन जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जो है ऐसा नहीं है कि अपन जो है काफ़ी सारी स्टेज को कनेक्ट कर ले कैस्केडिंग में। जो स्टेज होती हैं वो लिमिटेड होती है, किस कारण होती है चेंज इन थर्मल कोजेज, थर्मल इंस्टेबिलिटी के कारण। देखो क्या होता है, मान लो फर्स्ट स्टेज है उसमें लीकेज करंट है, वो सेकंड स्टेज को जाएगी, सेकंड स्टेज में इंक्रीज होगी, थर्ड में इंक्रीज हो, तो क्या हो जाएगा थर्मल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है जिसके कारण लिमिटेड स्टेज ही कपल्ड होती हैं। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ आरसीओ ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। तो ये क्या करते हैं, ये कपलिंग जो है डीसी आइसोलेट, डीसी को एक से दूसरे में सेपरेट करती है, सेपरेट बायस ऑफ वन स्टेज फ्रॉम अनोदर। द अपर ऑफ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इनको, और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे मैंने कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।